उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के। Give a huge round of applause for none other than Nilotpal Mrinal, author and poet. मैं इन बच्चों को देख के, इनको जिस तरह के पीले कपड़ों में मैं देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं बिहार में किसी सरसों के फूल खिले खेत में खड़ा हूँ। ये राष्ट्र निर्माण उत्सव जो है, जब इन बच्चों को देख रहा हूँ, यही राष्ट्र है जिसको आप बिठाए हुए हैं। लेखन एक जीवन जीने का तरीका है, इसमें भी संभावना है, प्रतिष्ठा है, पहचान है, नाम है। मेरा मन करता है देश के लिए लिखने का, समाज के लिए लिखने का, तो मैं उसी को जीवन का रास्ता बनाऊंगा। नीलोत्पल भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका देवभूमि उत्तराखंड में। आप बिहार के रहने वाले हैं और कल ही मध्य प्रदेश में, क्योंकि आपकी धर्मपत्नी भी फोर्सेस का हिस्सा हैं, वे पुलिस में हैं और आप यहाँ पे पधारे हैं। सबसे पहले तो ये पूछना चाहूँगा, इस देवभूमि उत्तराखंड की पावन धरा पे देहरादून में इससे पहले कब आना हुआ, या पहली बार है, या जब उत्तराखंड का जिक्र होता है तो उसको आप कैसे देखते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका काव्य भाई। मैं इन बच्चों को देख के इस तरह से महसूस हो रहा है, इनको जिस तरह के पीले कपड़ों में मैं देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं बिहार में किसी सरसों के फूल खिले खेत में खड़ा हूँ। एक लेखक और एक कवि के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता कि वो अपनी मिट्टी के बीच भविष्य के जो सरसों के फूल खिलने हैं, जिससे हिंदुस्तान को चलना है, वो खिले हुए फूल यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। इतना सुंदर दृश्य दिखाने के लिए सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार। उत्तराखंड, पूरी दुनिया जानती है कि यहाँ देवताओं का वास है, यहाँ देव उतरते हैं, लेकिन मैं उत्तराखंड को एक बिहारी होने के नाते मैं संघर्ष के अर्थ को समझता हूँ। किस तरह से पहाड़ों का कठिन जीवन जिजीविसा वाला बनाता है, जिद्दी बनाता है और अभाव में भी उम्मीद वाला बनाता है। ये लड़ाई हम वहाँ गंगा के किनारे देख रहे हैं, यहाँ पहाड़ की तलहटी में और पहाड़ की ऊंचाइयों में देख रहे हैं। तो उत्तराखंड में न केवल देवता उतरते हैं, बल्कि यहाँ मेहनत भी खुद से देवताओं की मूर्ति बनाती है। वो मेहनत यहाँ पर दिख रही है कि इतने छोटे छोटे बच्चे हिंदुस्तान के लिए तैयार हो रहे हैं। आप जिस उम्र में कई घरों के बच्चे वीडियो गेम्स खेल रहे होंगे, वो कार्टून देखकर मैगी खा रहे होंगे, जिस उम्र में वो कार्टून देखकर अपनी जिंदगी में कार्टून बनने की तैयारी कर रहे हैं, उस उम्र के ये बच्चे देश सेवा के लिए तैयार हो रहे हैं। यही इस जमीन की खूबसूरती है, इसकी विशेषता है। मैं उत्तराखंड जब पहली बार आया था तो मैं भी इसी संघर्ष के लिए आया था। मैं उत्तराखंड पीसीएस देने के लिए पहली बार आया था, आज से 15-16 साल पहले। क्योंकि हिंदी भाषी हूं, तो जब हमें बिहार में जब हमारा प्रीलिम्स नहीं हो रहा था, यूपी में नहीं हो रहा था, तो एक उम्मीद थी कि उत्तराखंड में शायद हो जाए। तो संयोग ऐसा था कि उत्तराखंड ने पहली बार मैंने पीटी का सुख पास करने का जो लिया था, वो उत्तराखंड में मुझे मिला था। उत्तराखंड पीसीएस से तो मैं मेंस देने के लिहाज से फिर 7 दिनों तक उत्तराखंड ठहरा था। तो उधर वो पलटन बाजार की साइड किसी होटल में मैं रुका था। वो मेरा पहला अनुभव था। तो आज मैं शायद दूसरी बार उत्तराखंड में हूँ और आज मैं उस वक्त अपने संघर्ष के लिए आया था, और आज मैं जब इन बच्चों को देख रहा हूँ तो मुझे लगता है कि आज मैंने सच में देवभूमि में देवताओं के दर्शन कर लिए। काव्य भाई, बहुत बहुत आभार। क्या बात है, क्या बात है। ये प्योर नॉस्टैल्जिया जिसको कहते हैं, और लाइफ अपना सर्कल पूरा करती है। वो पीसीएस के तौर पे ना हो, लेकिन एक पोएट के तौर पे, लेखक के तौर पे आज आपको ड्रीमर्स और ओहो रेडियो ने यहाँ बुलाया है। और इनफैक्ट ड्रीमर्स एड्यू हब के बारे में मैं आपको बताऊं, पूरे देश से बच्चे यहाँ पढ़ाई के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए, डिफेंस के लिए आते हैं। और आपके यूपी बिहार से भी कितने बच्चे हैं? जरा हाथ खड़े करना। तो ये देखिए, ये तो वही लोग हैं। वही हैं, हाँ, अपना ही आदमी है। तो चलिए, क्योंकि इससे पहले के जो 2 सेशन हुए हैं वो काफ़ी मोटिवेशन के, ज्ञान भरे रहे हैं, और क्योंकि आप लेखक कवि हैं तो उसके नाते मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा इनके अंदर जो है हास्य से लेके थोड़ा श्रृंगार घोला जाए, थोड़ा वीरता का भी रस हो, थोड़ा उसमें चहचहाट का भी रस हो। तो हरिओम चौधरी जी जो डायरेक्टर हैं, आप खुद मथुरा के रहने वाले हैं और आप ही की तरह ये भी यहाँ आए थे कुछ पढ़ाई के सिलसिले में, और उसके बाद छात्रों को तैयार करने लगे। ये वो बच्चे हैं, आप और हम तो सब कोडेक के कैमरे के जमाने के रील वाले हैं, जो 36 फोटो कैसे आएगी उसका टारगेट लेके चलते थे। और ये जो हैं, ये इंस्टाग्राम की रील वाले हैं। बिल्कुल। और उसी में फील्ड ढूंढने वाले हैं। तो तब आप इनको एड्रेस करते हुए कई बार कहते हैं कि बच्चों,
तुम तो बड़े मजे में चल रहे हो, लेकिन तुम क्या जानो वो नैनीताल का झील बिस्तर पे बनाने का सुख क्या होता था। ये कैसे हुआ, ये कैसे लिखा, कैसे ख्याल आया, और फिर अगर आप सुनाना चाहें। यहाँ जो लोग बिहार से या पूर्वांचल के और किसी राज्य से होंगे या उत्तराखंड से होंगे, हम सब देख के आ रहे हैं वहां से कि हम अपने बच्चों को किस तरह से कैसे कैसे सपने देके उनको कहते हैं कि क्या करना है। उनके बीच से मैं इस जमीन पर जब इन बच्चों को देख रहा हूं, तो आपका जो कार्यक्रम है ओहो रेडियो का, ये राष्ट्र निर्माण उत्सव जो है, एक्चुअली राष्ट्र कोई कागज पर खिंचा हुआ नक्शा तो है नहीं। राष्ट्र इन्हीं लोगों में जीवंत होकर धड़कता है। यही राष्ट्र है जिसको आप बिठाए हुए हैं। अगर ये बच्चे देश निर्माण की जिम्मेदारी को जिस दिन उत्सव समझने लगेंगे, तो फिर इनको समझ में आ जाएगा कि किसी ऑडिटोरियम में बैठकर किसी सैनिक को सुनना या किसी लेखक को सुनना या किसी फिल्म के अभिनेता को भी सुनना या किसी शिक्षक को सुनना, असल में वो केवल एक सेशन नहीं है, वो केवल एक मोटिवेशन का इंजेक्शन वाला डोज नहीं है जो 3 घंटे के बाद उतर जाएगा, या यहां से जाने के बाद जब दूसरा खाना रात का खाएंगे तब ये दोपहर का कांड भूल जाएंगे कि ये कहां से आए थे। ऐसा नहीं है। राष्ट्र निर्माण उत्सव यही है जब हम इन छोटे छोटे गमलों में राष्ट्र की संभावना का बीज बो देते हैं, जो 10 साल बाद बरगद बन के इस देश को सेवा देगा, छांव देगा। यही है राष्ट्र की सेवा, यही उत्सव है। मैं इन बच्चों के लिए एक छोटा सा गीत सुनाता हूं। मैं तो देखो बाबू, हम तो आईएएस बनने के लिए निकले थे और हमें लगा था कि हम इस रास्ते सेवा करेंगे। जब आईएएस नहीं हो पाया हमारा, तो वही बात है कि जिस तरह से पहाड़ अपनी जिद पर टिका रहता है, हम भी जो गंगा या यमुना के किनारे से आए हैं, हम भी वो पानी अंजलि में लेकर अपना जिद से संकल्प किए कि अब आईएएस नहीं बन पाए, अब ऐसा काम करेंगे कि हम मंच पर रहेंगे और आईएएस नीचे बैठ के हमको सुनेगा। टारगेट बड़ा कर दिए। तरीके बदलने हैं लेकिन टारगेट नहीं बदलना है। लक्ष्य बड़ा कर देना है। ये बात मैं तुम लोग को इसलिए कह रहा हूं कि तुम लोग जब भी अपने घर जाओगे, हर दिन तुम्हें समाज में, घर में ये रोज सुनना होगा कि जो टारगेट दिया उसको पूरा करो, लक्ष्य पूरा करो, कैरियर बनाओ, कैरियर बनाओ। कैरियर का कोई हिंदी शब्द गूगल के पास नहीं है, अगर तुम चेक करो अभी मोबाइल तो। तुमसे मैं अगर पूछूं कि करियर का हिंदी क्या होता है, या करियर को पहाड़ी में क्या बोलते हैं, मैथिली में क्या बोलते हैं, भोजपुरी में क्या बोलते हैं, बुंदेली में क्या बोलते हैं, अवधी में क्या बोलते हैं, बंगाली में क्या बोलते हैं, कैरियर का कोई अर्थ नहीं है। कैरियर हमारे समाज या हमारे संस्कृति का शब्द ही नहीं है। हमारे लिए कैरियर का मतलब है साइकिल के लोहा वाला वो जो होता, जो पीछे लगता था, जिस पर हम कैरियर के ऊपर और कैरियर हमारे नीचे, कुछ कैरियर नहीं था। ठीक है, एक ऐसा शब्द जिसका कोई मीनिंग नहीं है हिंदुस्तानी संस्कृति में, उसके पीछे हमको दौड़ाया जा रहा है कैरियर। कैरियर का मतलब होता है जो सामान ढोए, जो बोझा ढोए। अब हमें बचपन से क्या बता दिया जाता है कि बेटा क्रिकेटर बनना है तो बोझा ढो, क्रिकेटर बनो। आईएएस बनना है तो आईएएस का बोझा दे दिया गया, आईएएस बनो। किसी बच्चे को देख लिया बचपन में, मान लो बाल लंबा करके ऐसे करके झाड़ते हुए, तो उसको कह दिया धुरंधर में काम करना, हीरो बनना, तुम उसमें लग जाओ। हमारा बेटा तो डांस सीखेगा, इसको बचपन में नाचने का। अरे हम लोग हर सरस्वती पूजा के विसर्जन में नाचते थे, जब भी मूर्ति जाते देखते थे। कहने का मतलब यह है कि आप जो करना चाहते हैं आपको करने नहीं दिया जाता है। बचपन में ही आपको एक कैरियर पर बिठा दिया जाता है कि ये मेरा बोझा है जो तुमको ढोना है। कई बार पिताजी भाबू को बोलते हैं, हम बेटा सोचे थे, हम सिपाही थे, हम कभी सोचते थे एसपी साहब को गाली देता हुआ देख के कि एक दिन हम अपने बेटा को एसपी बनाएंगे। अब पिताजी के झगड़ा का निपटारा हमको करना है। हम मान लीजिए शतरंज खेलने में अच्छा है, लेकिन पापा का एसपी साहब से झगड़ा हो गया, इसलिए अब हमको आईपीएस करना है। यही है कैरियर का बोझा। जीवन में कुछ भी करना, कैरियर के बोझा को उतार के करना। जो भी तुमको करना हो, मैं लेखक हूं और तुमको पता है, तुम हिंदुस्तान के किसी गांव में जाके किसी को बोलो कि मैं लेखक हूं, तुरंत डॉक्टर बुला देगा कि इसका चेकअप कीजिए, लगता है कि आईएएस की तैयारी करते करते क्रैक हो गया है, उधर नहीं हो पाया तो इधर लिख रहा है ना। मतलब मैं आज लेखक हूं, कवि हूं। मैं आज भी अपने गांव के बूढ़े बुजुर्गों को बताता हूं कि चचा हम लेखक हैं, तो कहता अरे वो तो हम भी लिखते थे, लिखते लिखते हमारा दिमाग भी खराब हो गया। करते क्या हो, लेखक तो हो, कवि है। अरे कविता तो ठीक है, लेकिन खाते कैसे हो, रोटी कहां से आता है। आज भी मुझे अपने समाज में बताने में काव्य भाई पसीना छूट जाता है कि लेखन एक जीवन जीने का तरीका है, ये भी एक पेशा है, ये भी एक आजीविका है।
इसमें भी संभावना है, प्रतिष्ठा है, पहचान है, नाम है। लेकिन मैंने कहा मैं कैरियर का बोझा नहीं ढोऊंगा। मेरा मन करता है देश के लिए लिखने का, समाज के लिए लिखने का। मेरा मन करता है युवाओं के लिए बोलने का, कविताएं सुनाने का। तो मैं उसी को जीवन का रास्ता बनाऊंगा, उसी से प्रतिष्ठा भी लूंगा, उसी से आजीविका भी लूंगा और उसी से देश को कुछ देने की कोशिश भी करूंगा। मैंने चुन लिया लेखन को और इसलिए मैं युवाओं की बात करता हूं। मैं इन बच्चों के लिए एक गीत शुरुआत करता हूं वहां से, क्योंकि मैं अभी जब पीछे बैठा हुआ था, जब भी मैम ने पूछा कि क्या भूख लगी है, तो आप लोगों ने इतना जोर से चिल्लाया कि हाँ मैम। क्या आपके नीचे लर्निंग की भूख नहीं है? तो आपने स्पष्ट कहा कि नहीं। जीवन में इतना ही ईमानदार होना चाहिए, क्योंकि अगर तुम इतने कम उम्र में बेईमान हो जाओगे कि नहीं मैम हम तो महात्मा बुद्ध बनना चाहते हैं और बना दीजिए 45 मिनट, बुलाइए वो गमछा बांध के जो है उसको भी सुन लें। इतना झूठ अगर बचपन से बोलना शुरू कर दोगे तो आगे चल के तो मानो बम हो जाओगे, या उससे भी खराब हो सकता है नेता हो जाओ। तो इतना ही ईमानदार तुमको अपने जीवन में होना चाहिए। तो मैं भी सोच रहा हूं कि रोटी और बच्चों के बीच में कोई आए उसको गिरा दो। अब आ गया हूं, मैं फंसा हूं। तो चूंकि मुझे भी रोटी के लिए बाबू ये सब करना पड़ रहा है, इसलिए तुम लोग झेल लो 10 मिनट, है ना? नहीं तो फिर मेरी रोटी का क्या होगा? तो फिर मुझको भी कैरियर का बोझा ढोना होगा। ऊपर से मेरे साथ दुख की बात यह कि मेरी पत्नी नौकरी में है। अब अगर मैं कुछ कमा के नहीं ले जाऊंगा तुम लोग को किस्सा कहानी सुना के, तो वो भी मुश्किल है ना? अब एक गीत मैं तुम लोगों के लिए सुनाता हूं, तुम लोगों के उत्साह के लिए या तुम लोगों को शुभकामना देने के लिए कि जीवन में जो ठान लिया वो करना है। तेरी मेरी सबकी बात लिखेंगे, तेरी मेरी सबकी बात लिखेंगे, हम ही तो कल इतिहास लिखेंगे जी, इतिहास लिखेंगे। हो अरे सूरज के रथ हम चढ़ेंगे जरूर, हाथ जो उठाएंगे तो चंदा नहीं दूर, अरे चंदा नहीं दूर। सूखे बादलों पर बरसात लिखेंगे, सूखे बादलों पर बरसात लिखेंगे, हम ही तो कल इतिहास लिखेंगे जी, इतिहास लिखेंगे। और जीवन में जो मन कह रहा हो, दिल कह रहा हो और जिसका अभ्यास करने का मन कर रहा हो, उसको अपना टारगेट बना लो। और फिर मत सुनो किसी का कोई कितना भी आलोचना करे, क्यों मत सुनो। जब भी कोई आलोचना करेगी इसमें नहीं होगा, क्यों लगे हो, उसको यही बोलना हो कि हौसले की नैया जब दिए हैं उतार, हमसे किनारा नहीं पूछो रे मल्हार, मत पूछो रे मल्हार। बहती नदी पर, बहती नदी पर, बहती नदी पर कोई बांध लिखेंगे, यही तो कल इतिहास लिखेंगे जी, इतिहास लिखेंगे। हो अरे माटी की गमक है जी, फीका है गुलाब, नशा धतूरे का है हम, फेल है शराब, फेल है शराब। पीपल महुआ शीशम और पलास लिखेंगे, हम ही तो कल इतिहास लिखेंगे जी, इतिहास लिखेंगे जी, इतिहास लिखेंगे। वाह वाह वाह, जरा जोरदार। अरे बहुत बहुत। और कितनी अच्छी बात आपने कही कि वो बोझ बन के उसको मत ले जाइए कि
पिताजी का लक्ष्य था एक नौकरी, उसके चक्कर में तुम ढोए जा रहे हो। और नीलोत्पल भाई देखो दूरदर्शी व्यक्ति हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि एक नौकरी के चक्कर में तो देखो सिकंदर हार गया, तुम क्या चीज हो। ये विचार कैसे आया कि एक नौकरी के चक्कर में देखो सिकंदर हार गया? मैं जब आईएएस की तैयारी कर रहा था, मैंने अपने कई दोस्तों को देखा, भाई हम लोग सब साथ में, मेरे कई मित्रों का हो गया, एक ही कमरे से भी हो गया, वो हो गया, गोला लगाते लगाते दूसरे गोला पे पहुंच गया। मैं कमरे पर बैठ कर चटाई पर फिर गोला लगा रहा था, ए होगा कि बी होगा, सी होगा कि डी होगा। लेकिन जब आज मैं उन लोगों से मिलता हूं तो जिंदगी देखता हूं कि या तो वो फाइल के नीचे या फाइल उसके नीचे है। अभी भी उसका अलग तरह का संघर्ष है। पहले लगता था कि आईएएस हो जाएंगे, आईपीएस हो जाएंगे तो समझो विष्णु भगवान के आसपास ऑफिस मिलेगा, रोज ब्रह्मा जी से बातचीत होगा, पृथ्वी के लोगों को ऐसे करके देखेंगे और हाँ मनुष्य जा रहा है, ची 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 ची, है ना? ऐसा लगता था। अब उनको जब फोन करो मुंह चुटकाए बैठा, अरे क्या करें यार, मंत्री बहुत ये है यार, बहुत फालतू आदमी के चक्कर में पड़ गए हैं यार, रोज कागज पत्तर दफा 69 36 73, कुछ समझे में नहीं आ रहा, लाइफ यार कहाँ फंस गए, तुम्हारे ठीक है। तब वहां से मैंने एक गीत लिखा, उसी को संबोधित करते हुए फोन पे उसकी नौकरी की समाधि पर फूल चढ़ाते हुए मैंने कहा कि अरे यार यही बनने के लिए जान दे रहे थे यार, है ना? तो उसी पर तब मैंने एक गीत लिखा नौकरी करने वालों के लिए, उनका भी अपना संघर्ष है विचारों का, कि कॉलेज के दिन याद करूं तो लगता था कि थे सुल्तान, चौक चौराहे राजपाट थे और दरबार था चाय दुकान। तब हल कश्मीर का मुद्दा करते, मुंह में दबा लेते जब पान, मन में लोहा तन इस्पाती, चलते थे तब सीना तान, पर धीरे धीरे गल गया लोहा, धीरे धीरे गल गया लोहा, अब तेवर का तलवार गया, एक नौकरी, बस एक नौकरी के चक्कर में देखो सिकंदर हार गया। एक नौकरी। तो मैं बच्चों तुमको भी बता दूं कि नौकरी, मैं देखता हूं ना आजकल लोग सेलेक्ट हो जाते हैं तो इंस्टाग्राम पर देखिए अलग चल रहा है वहां मजमा, इतना दूर तक माला पहना देगा जूही गेंदा चंपा का, गाल में फूलों का निशान हो जाता है कैंडिडेट के बेचारे के। संजय भैया बने पटवारी, जिले में हर्ष जिले मुख्यालय में छूटे पड़ाके, है ना? आईएएस कोई बन गया, आईपीएस, पटवारी बन गया, कुछ भी बन जाए, नौकरी तो भाई बहुत जरूरी चीज है, कुछ भी बन गया ये हो जाए। लेकिन नौकरी याद रखना, नौकरी फूलों की माला नहीं है, नौकरी सांप की माला है। उसको वही पहनेगा जो शिव शंकर की तरह अडिग होगा। आप देश को कुछ देने जा रहे हैं, अगर आप ये सोच के नौकरी में जा रहे हैं कि देश हमको देगा, हमको वेतन देगा, सुविधा देगा, स्टाफ देगा और मौका भी देगा, है ना, अतिरिक्त का, तो आप समझिए कि फिर आप फूल की माला समझ के सांप की माला पहनने जा रहे हैं। आज न कल नौकरी के आखिर तक में, जीवन के आखिरी तक में उस सांप को डंक मारना ही है आपको। इसीलिए नौकरी को हमेशा, देश, यही जो हम कह रहे हैं कि राष्ट्र निर्माण तब होगा जब आप जैसे युवक नौकरी को देश की सेवा का माध्यम समझेंगे। आप केवल वर्दी पहनने के लिए नहीं तैयार हो रहे हैं, एक वर्दी आपके भीतर की आत्मा को भी पहननी होती है, उस वर्दी का नाम है राष्ट्र सेवा। अगर आप ऊपर की वर्दी पहनेंगे और भीतर की वर्दी का बटन खुला रह गया तो आप पूरे सेवक नहीं बन पाएंगे। आप केवल बाहर नहीं दौड़ रहे हैं तैयारी के लिए, आप अपने भीतर भी एक दौड़ लगाइए, और अपने भीतर जब आप दौड़ लगाइएगा तब आपको पता चलेगा कि इस उम्र में देश के निर्माण के लिए, देश की सेवा के लिए तैयार होने का मतलब है कि ये भय, लोभ, लालच, इससे ऊपर उठ के हम देश के लिए क्या करने के लिए तैयार होते हैं। क्योंकि जो वर्तमान में पीढ़ी चल रही है उससे बहुत कुछ हम उम्मीद नहीं कर रहे हैं जितनी उम्मीद आपसे कर रहे हैं। इसलिए अभी तो आप बीज हैं, अभी तो आप में खाद पानी डाल के हाथ पैर जोड़ के आपसे बोला जा सकता है कि देखो भारत को आप ही बनाओगे, वरना हम जिस विश्व गुरु होने की संभावना पर बात कर रहे हैं उसके आचार्य आप ही हैं। अगर आप इस हवन कुंड में अपनी आहुति नहीं डालेंगे तो हम फिर
भारत की सफलता का देवता कहां से प्रकट कर पाएंगे। इसलिए आपको प्रणाम है। जबरदस्त। तो आप डार्क हॉर्सेस की जब बात करते हैं, वो डार्क हॉर्स है कौन एक्चुअली? यही बच्चे जिन पर अभी किसी ने दाव नहीं लगाया है। अभी बेचारा मुंह चुड़का घर जाता हो, कहता हो का रे मनोजवा तुमसे होगा नहीं, नेहवा तुम छोड़ दो, मत जाओ, दूसरा विषय पकड़ लो, कुछ और कर लो, पेंटिंग सीख लो। यही बच्चे। डार्क हॉर्स का मतलब क्या है? ऐसा छिपा हुआ शक्ति, एक छिपी हुई संभावना जिस पर कोई दाव नहीं लगा रहा है। वो पुराने फिल्म में वो जो अजीत सिगार लेके मोना डार्लिंग के साथ खड़ा रहता था तो घोड़े पर खेल करता था, वो आप तुम लोग पुराने फिल्म देखोगे तो उसमें किसी मरमरे घोड़े पर हीरो पैसा लगाता था, और जो अरबी घोड़ा एकदम सफेद एकदम ताकतवर होता था उस पर फिल्म का जो खलनायक होता था वो पैसा लगाता था कि मोना यही जीतेगा, है ना, वो बोलता था। और अचानक से अरबी घोड़ा आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, और जो मरमरा सा घोड़ा है वो बेचारा किसी तरह से ताड़ी पीते हुए धीरे 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 बढ़ रहा है, और आखिरी मिनट में पता चला कि उसने अरबी घोड़े को, सफेद घोड़े को, चमचमाते हुए मजबूत घोड़े को पीछे छोड़ दिया। और यही जो घोड़ा जो धीमे धीमे चल रहा था, जिसको सब कह रहा था कि अरे ये तो कमजोर है, ये कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, अचानक से वही फिनिश लाइन को पार कर जाता है। वही डार्क हॉर्स है। हम सब अपनी जिंदगी के छिपे हुए डार्क हॉर्स हैं। सब छोटे छोटे शहरों से आए हैं, छोटे छोटे कस्बों से आए हैं, गांव से आए हैं। पिताजी संघर्ष कर रहे हैं, पारिवारिक पृष्ठभूमि में कई तरह का संघर्ष है। इन पर कौन अभी दाव लगाएगा? दाव तो हमेशा चमचमाती चीजों पर लगाया जाता है। ये तो अपना जीवन, सुबह उठते हैं, दौड़ते हैं, शाम तक लड़ते हैं, जूझते हैं, शरीर को मिट्टी में सान कर ये तैयारी कर रहे हैं। इन पर कोई, अगर आप कहेंगे कि जौहरी इनको पहचानेगा, नहीं, किसी जौहरी के भरोसे मत रखो, क्योंकि तुमने सोने चांदी की दुकान की चमक नहीं देखी है ना बाबू। कोई जौहरी तुमको नहीं आएगा। तुमको कोई मजदूर होगा, तुम अयस्क हो, तुमको जमीन के भीतर से निकालेगा, पॉलिश करेगा, और तब तुम सोना बन के चमकोगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वो तुम लोग करके दिखाओ, वो है। जैसा मैं आपके इंट्रोडक्शन में कह रहा था, और यहाँ बच्चों से भी, और आपने भी बताया कि मैम जो हैं आपकी धर्मपत्नी वो पुलिस में है। अब आप जो यहाँ मोटिवेशन दे रहे हैं उस पर तो हर पंक्ति पे ताली बज रही है। कभी मान लीजिए वो होता ही है, नेतागिरी में हो या सिस्टम में, एकदम डिप्रेस होके घायल शेरनी की तरह घर में पहुंची हैं, तो वहां पे ये मोटिवेशन काम आ पाता है कि मैं बोल पाऊं? इसी के लिए मैं अभी साथ में आया हूं देहरादून उनके साथ। लेकिन मैंने कहा देखो मैं बोलने जा रहा हूं ज्ञान का बात, तुम अंदर मत आना। तो मैंने होटल में उनको छोड़ रखा है कि तुम अभी वहां मत आना, जब मैं बता दूंगा मेरा प्रोग्राम खत्म हो गया उसके बाद आना, क्योंकि तुम्हारे सामने हमको सब देख लेगा ना, फिर भरोसा नहीं करेगा हम पर कि इतना ज्ञान का बात बोल पा रहा था। लेकिन पुलिस की नौकरी है तो ऐसा नहीं है कि वो घर घुसती है तो बेल्ट लहराते हुए घुसती है और हमसे पूछती है कहाँ है लेखक, क्या कर रहा है, यहाँ व्यवस्था परिवर्तन के लिए मैं परेशान हूँ, क्या लिखा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये असल में होता है कि आप प्रेम की कविता के बारे में सुन रहे हो टेबल पर बैठ के, आलू पराठा खाते हुए, उधर से आएगी पिस्टल रख देगी पराठा के बगल में। अब आलू पराठा जो बारूद पराठा आपको लगने लगेगा। उसके बाद हो सकता है कोई कहानी सुनाने लगे कि अभी मैं रात 12 बज गया क्योंकि टंकी में, बगल वाले टंकी में एक छत विछत लाश मिली है, पता नहीं किस आदमी की थी, 3 दिन पहले शायद खत्म हो गया है। मैंने पूछू कि भाई कौन था, तो फिर बताएगी इत्मीनान से बैठ के कुर्सी लेके कि जानते हो, पता चला कोई कवि था शायद। हमने कहा तो कहा पता नहीं, पोस्टमार्टम में निकला 4 पंक्ति गला में लटका हुआ था, पहले किसी ने कलम घोंप दिया था, तो उसी को भी डील करके आ रहे हैं। तो इससे क्या ज्ञान मिलता है आप लोगों को कि हर जगह मोटिवेशन नहीं देना है। कहीं कहीं मोटा बेसन निकालो, उसमें बढ़िया आलू काटो, हल्का प्याज दो, मंगरेला दो, अजवाइन दो, नमक दो, जीरा दो, अब बढ़िया से धनिया पत्ता मिला के, हरा मिर्च काट के पकौड़ी बनाओ शुद्ध सरसों तेल में। मोटिवेशन से ज्यादा काम मोटा बेसन का पकौड़ी भी करता है, इसलिए हमेशा नहीं लेना है मोटिवेशन, इससे पहले कि तुम पकौड़े की तरह तल दिए जाओ। चलिए मैं एक आखिरी सवाल पूछूंगा और उसके बाद मैं चाहता हूं कि आज यहाँ इतने कमाल के स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, आप लोगों को भी मौका मिले। नीलोत्पल यहाँ पे आए हैं, दूसरी बार आए हैं, वही सवाल पूछना कि तीसरी बार उनका आने का मन करे, ठीक है? अच्छा, जब आपने कहा कि उत्सव की जो बात करी, हम अक्सर क्या होता है कि
बातचीत हो या जैसे कई बार फेलियर का सामना करते हैं, जैसे आपने कहा आप यहाँ तैयारी के लिए आए थे, पीसीएस का नहीं हुआ, लेखक बन गए। मैं भी यहीं बागेश्वर एक जगह है यहाँ अल्मोड़ा के पास में, वहाँ का हूँ। 11वीं में फेल हुआ, दिल्ली चला गया, वहाँ नए नए एफएम चैनल आए थे तो मुझे लगा शायद इसमें कुछ हो जाएगा। तो 18 साल हो गए इस फील्ड में, 6 साल से अपना रेडियो स्टेशन यहाँ चला रहे हैं। कितना इंपॉर्टेंट है कि सब्जेक्ट्स में पास फेल होना या कोई एक आपने लक्ष्य बनाया है उसमें फेल हो जाना और उसको अंतिम अपॉर्चुनिटी मान लेना, या फिर खुद को री इन्वेंट करना कि कुछ और भी है तुम्हारे पास, कुछ और भी है, उसके पीछे जाओ, उसके पीछे काम करो। क्या सोचते हैं? नहीं, एक बात इन बच्चों को माननी होगी या किसी भी व्यक्ति को माननी होगी कि हर आदमी यूनिक है। जैसे आधार कार्ड में यूनिक कोड नंबर दिया जाता है, ईश्वर भी एक यूनिक विशेषता देकर सबका आधार कार्ड बना के भेजते हैं। हर व्यक्ति को यूनिक बना के भेजा गया है। एक बहुत ये साधारण और मामूली सी बात है जिस पर किसी का भरोसा नहीं हो पाता है। बात बहुत आसान सी है, बहुत साधारण सी बात है। मैं ये बोल दूं या मैं अभी इंस्टाग्राम पे लिख दूं हर आदमी यूनिक होता है, तो 34 लाइक का बात है ये बात। 2 शेयर जिसमें एक मैं करूंगा, एक आप करेंगे, क्योंकि मेरे साथ आप आ जाएं। इससे ज्यादा इसको कोई नहीं करेगा। लेकिन बात ये सब पर लागू होती है कि ये सब कोई यूनिक है। अब सही बात यह है कि जीवन में आपकी पढ़ाई जो है या आपकी कोई भी ट्रेनिंग वो व्यर्थ नहीं जा सकती, क्योंकि जीवन का डायमेंशन इतना है, काम करने की दुनिया के डायमेंशन इतने हैं कि अपने यूनिकनेस को पहचानते हुए आप स्थिर होकर रास्ता ढूंढिए। दुनिया का ऐसा कोई बीहड़ जंगल नहीं है जो अंत में सड़क पे नहीं खुलता हो। कई लोग जंगल में भटक के खत्म हो जाते हैं और लोग कुछ तो निकलते ही हैं। इससे यह सिद्ध नहीं होता है कि जंगल का रास्ता खुलेगा नहीं। बीहड़ जंगल का भी रास्ता सड़क पे खुलता तो है। अब जरूरी यह है कि कौन उस सड़क तक पहुंच पाता है, वही जो जंगल से जूझेगा। अगर आज अपने असफलता को काट लिया किसी तरह से, मुट्ठी बांध के नियंत्रण करके, खुद पर परिस्थिति पर नियंत्रण करके, या कुछ नहीं करके अंधेरे कमरे में मुट्ठी बांध के घुटना टेहुना मोड़ के भी बैठ के अगर आज काट लिया तो कल तो आना है। जरूरी यह है कि हम किसी को आज काटने के लिए तैयार नहीं कर पा रहे हैं। हम आज असफल हुए और आज ही उसकी संभावना को काटने लगते हैं, जबकि हमको आज काटने को बताना चाहिए था कि बेटा असफल हुए हो बेटी, आज काट लो किसी तरह से, कल तुम्हारा आएगा। लेकिन हम उससे ही काटना शुरू कर देते हैं। अब क्या हो सकता है? आपने 11वीं की परीक्षा फेल की, लेकिन आपकी जो बुलंद आवाज है ये क्या किसी एग्जाम से आया क्या आप में? ये आपका यूनिक था कि आप जब बोलते हो माइक पे तो उसका एक सराउंडिंग निकलता है, जो आवाज रेडियो पर गूंजती है, जो रेडियो को सूट करती है। क्या इसकी आपने तैयारी की होगी बचपन में? क्या आप जब जन्म आपका हुआ होगा, नर्स चिल्लाई होगी हॉस्पिटल में, आरजे आ गया, आरजे आ गया, नहीं बोली होगी ना? वो तो एक फूल सा बच्चा लेके दी होगी जिसकी क्या संभावना किसी को नहीं पता। यही बात है, आपने अपने यूनिकनेस को पहचाना। 11वीं फेल की इसका कोई मायने नहीं है। आपने पढ़ाई की, क्योंकि 11वीं तक आते आपने पढ़ा तो ना, आपको अक्षर ज्ञान साक्षरता तो है, आप इतिहास भूगोल नागरिक पढ़ तो रहे हैं, आगे भी आपने पढ़ाई की। यही यूनिकनेस है। तो ये सब बच्चों में है, किस में नहीं है? इस यूनिकनेस पर भरोसा करिए, और जो आप अभी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये पढ़ाई कभी इसका दुरुपयोग नहीं हो सकता है। मैं कवि सम्मेलन के मंचों पर जाता हूं, मैं भारत के किसी भी हिंदी के कवि से ज्यादा रेफरेंस किसी विषय पर मेरे पास इसलिए ज्यादा होते हैं क्योंकि मैं 54 तरह के विषय पढ़ के यूपीएससी की तैयारी करके मेंस लिख के जा रहा हूं कविता के मंचों पर। मेरे साथ हो सकता है ऐसा व्यक्ति भी कविता पढ़ रहा है जो मैट्रिक फेल हो, लेकिन हम दोनों एक मंचों पर हैं। मैं अपने अनुभव का इस्तेमाल कर रहा हूं, अपने अनुभव का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए अपने यूनिकनेस पर विश्वास करना, ये बहुत जरूरी। बहुत बढ़िया। चलिए अब आपकी तरफ आते हैं। क्विकली 2 सवाल। पहले तो हरिओम जी, हमारे ड्रीमर्स के डायरेक्टर। सर सवाल नहीं है, हमारे दौर के जो टीचर्स हैं और आज के दौर के जो रील बनाने वाले बच्चे हैं, मेरी एक फरमाइश है कि सर वो जरूर सुना दो। मैं तो आया ही स्पेशल आज उत्साह से हूँ कि वो जरूर सुनना है सर से। रील वाले लड़के, हाँ वो मैं सुना देता हूँ। दुनिया का कोई भी टीचर और छात्र, ये जैसे ही टीचर यूट्यूबर में बदलेगा और छात्र सब्सक्राइबर में बदलेगा, रिजल्ट वही खत्म हो जाएगा। दुनिया का कोई भी यूट्यूबर सब्सक्राइबर को सफल नहीं करा पाया है। यूट्यूबर सफल हो सकता है, यूट्यूबर किसी को सफल नहीं करा सकेगा सब्सक्राइबर को। जीवन में जब भी पढ़ना, शिक्षक से पढ़ना और छात्र बन के पढ़ना। बेल बटन दबा के, घंटा बजा के, लाइक करके कुछ नहीं होना है। चाहे कितना बड़ा भी जीनियस हो, वो जो खंभा नरसिंह अवतार की तरह खंभे में प्रकट होकर जो स्क्रीन पर पढ़ा रहा है, जब तक तुम अपने शिक्षक की आंख में नहीं देख रहे हो,
शिक्षक तुम्हारी आंखों में देखकर तुम्हारी मजबूती और तुम्हारी कमजोरी का उसको अंदाजा नहीं लग रहा है, तो फिर वो कमाल नहीं होगा। कोई अगर यूट्यूबर पढ़ा रहा है तो उसको मेल करो कि सर कभी शिक्षक के रूप में भी जन्म लीजिए, और हमें सब्सक्राइबर के रूप में जो मैंने जन्म ले लिया इससे मुक्ति दिलाइए। मैं छात्र या छात्रा बनना चाहती हूँ, या छात्र बनना चाहता हूँ। अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये मुश्किल है। ये जो मिलियंस व्यू, इससे आपका व्यू खत्म हो जा रहा है, आपके जीवन का व्यू खत्म हो जा रहा है, कहीं बढ़ रहा है। इसलिए आप जितने भी हैं, आप लोग तो फिजिकल करते होंगे, सामने से करते होंगे, मेहनत करते होंगे, जो यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं उनसे भी कहिए कि हमसे मिलना है सर, हम बिना मिले किसी से, क्योंकि नहीं तो फिर वहां रील बन रहा है और क्लास में गिद्ध कौआ चील बन रहा है। तो वहां से मैं एक गीत सुनाता हूं जो सर ने कहा। एक गीत है मेरा रील बनाने वाले लड़के। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि देखो हमारा जो दौर था, या काव्य भाई का जो दौर होगा, तुम्हारे सीनियर तुम्हारे पिताजी का जो दौर था, उसका एक जादू था। हम लोग जब स्कूल जाते थे, बैग लेके या बस्ता लेके, रास्ते में ईंटा का टुकड़ा मिला, उठाए और दीवार पर दिल बना दिए। इमोजी तो होता नहीं था, यूकेलिप्टस का पेड़ होता था। हमें तो बहुत दिनों तक पता चला कि यूकेलिप्टस का पेड़ ही सरकार ने दिल बनाने के लिए लगाया है। बाद में हम लोग उसका मतलब जाने की क्यों लगाया। हम लोग दिल बना देते थे, उसमें एक्सेसरीज लगा दिए, तीर लगा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। 1 घंटा के बाद उसी दीवार के पास आए, पता चला एक कुत्ता खड़ा है वही दिल के पास। उसको अलग फिर ईंटा उठा के जिससे दिल बनाया था उसको मारा कि भाई दिल के पास से हट जा, उधर जाओ जहां नारा लिखा हुआ है, जहां प्रचार है किसी विज्ञापन का, वहां जाओ, यहाँ क्या कर। वहां से मैं गीत सुनाता हूं, देखो उस दौर का जादू को पकड़े रखो। मरे स्कूल की दीवारों पर जा, दिल बनाने वाले लड़के, चलती तीर को हंस के अपने दिल पर खाने वाले लड़के। देखो मैं प्यार पे इसलिए नहीं सुनाता हूं क्योंकि मैंने लव मैरिज किया है। और तुम लोग अभी बच्चे हो, तुम लोग भी, मैं तुम लोग को एक सलाह देके जा रहा हूं, टाइम बर्बाद मत करना कि कविता लिख रहे हैं तो शायरी लिख रहे हैं तो डायरी भर रहे हैं। मौका मिले कर लेना, लिखा पढ़ी में मत पढ़ना। ये सब वो लोग कर रहा है जिससे हो नहीं पा रहा है, तो क्या करे बेचारा, वो लिख रहा है। मैं गुलाब देना चाहता हूं, चांद के पार ले जाना चाहता हूं, क्योंकि बेचारा आसक्त है, देहरादून के लिए ट्रेन नहीं पकड़ पा रहा है। कभी के लिए देहरादून दूर है, चांद नजदीक है, तो वो करना बाद में। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि यहां से निकलते शुरू हो जाना, इतना जल्दी भी नहीं करना है, टाइम पे करना है, लेकिन लिखा पढ़ी में नहीं पढ़ना है। कि चलती तीर को हंस के अपने दिल पर खाने वाले लड़के। याद रखना, जितना हुज्जत उतना इज्जत। लड़ो, दिन भर में कोई लड़ाई नहीं हो रहा तो खोज के लड़ो। कि उड़ती तीर भी खुद पर लेके लड़ भिड़ जाने वाले लड़के, पर दिल टूटे तो, पर दिल टूटे तो बिस्तर पर ही, अरे झील बनाने वाले लड़के। कि दिल टूटे तो बिस्तर पर ही, अरे झील बनाने वाले लड़के। उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के। वो जादू क्या था काव्य भाई? कि ताजी किताब पर बासी अखबार की जिल्द चढ़ाने वाले लड़के, और खा के समोसा सीनियर के सिर बिल टिकाने वाले लड़के, और मेहनत के पथ पर मीलों साइकिल चलाने वाले लड़के, और संघर्षों की आग में तप तकदीर बनाने वाले लड़के। उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के। और हमारा दौर क्या था, आपके सर का दौर क्या था? कि एक शेर रट खुद को गालिब मीर बताने वाले लड़के, और बिन चावल बिन दूध बातों की खीर बनाने वाले लड़के,
और पुलिया पे बैठे रांझा बनके हीर ना पाने वाले लड़के। लेकिन यही अल्हड़ आवारा बेपरवाह टूटे हुए दिल वाले लड़के जब अपने समय में जिम्मेदारी संभालने तो क्या बनते हैं कि जब हक में उठे तो, कि जब हक में उठे तो कलमों को शमशीर बनाने वाले लड़के। उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद देहरादून। आप सब कमाल के बच्चे हैं, आपको शुभकामनाएं देता हूं। और मैं तो आशीष भाई ने मुझे ऐसा संयोग दिया कि काव्य भाई से बात हुई और यहाँ आया। ओहो रेडियो का बहुत बहुत आभारी हूं मैं काव्य भाई। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि मुझे इतने खूबसूरत, इतने जीवंत और इतने होनहार बच्चों से मुलाकात हो जाएगी। और मैं सच में कह रहा हूं, मैंने जो शुरुआत में कहा कि मैं सरसों के फूल के बीच खड़ा हूं, अब मैं हिंदुस्तान के लिए सूरजमुखी के फूल देख के जा रहा हूं, अमलतास के फूल देख के जा रहा हूं, जिससे देश को बनना है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है। ये जो उत्साह और जो आपने कहा कि ये सूरजमुखी के फूल हैं, पूरे भारतवर्ष के यहाँ पे खिलने को तैयार हैं। इनको सींचा जा रहा है, इनकी परवरिश की जा रही है, इनमें अच्छा खाद दिया जा रहा है, अच्छा वातावरण इनके लिए तैयार किया जा रहा है। तो हरिओम चौधरी जी, ड्रीमर्स से आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। और नीलोत्पल भाई, आप हमारे एक निवेदन पे, एक आग्रह पे, एक अनुरोध पे यहाँ पे पहुंचे। आप दूसरी बार आ गए हैं क्योंकि हम शिवजी के धरती के वासी हैं, तो त्रिशूल का जो तीसरा वाला डंडा है वो अगली बार आपके साथ गाड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या आप तैयार हैं अगली बार भी? क्या बात है, जबरदस्त। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओहो रेडियो कि अपनी मंजिल पर्वत की ऊंचाई है, एक दिन में होती नहीं चढ़ाई है। चढ़ ही लेंगे एक दिन चढ़ते चढ़ते, जीत ही लेंगे एक दिन लड़ते लड़ते। जिंदाबाद।